हेलो एवरीवन, आई एम गौरव एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला। तो भाई जो आज का टॉपिक है इट इज फॉर क्लास 12th, चैप्टर नेम इज वेव ऑप्टिक्स एंड द टॉपिक फॉर टुडे इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप ध्यान से सुनेंगे, पूरी बात समझेंगे, ठीक है। तो पोलराइजेशन से पहले मैं आपको हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में एक बार वापस से रिकॉल करवा दूं। आपको ध्यान होगा हाइगेन्स साइंटिस्ट थे। हाइगेन ने लाइट को बताया था कि जो लाइट का नेचर है वो वेव नेचर है, लेकिन एक गड़बड़ कर गई थी ये। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग जो लाइट थी हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लाइट कैसी है? लाइट एक मैकेनिकल वेव है, इन्होंने ये बताया था हाइगेन्स ने। हाइगेन्स के अकॉर्डिंग लाइट क्या थी? मैकेनिकल वेव थी और लाइट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव आल्सो। और दोनों ही बातें क्या हैं? फॉल्स थी। हाइगेन्स ने ये तो कहा था कि लाइट भाई जो है वो वेव नेचर रखती है, लेकिन उन्होंने जो डिस्क्राइब किया था लाइट वेव को वो गलत तरीके से कर दिया। उन्होंने क्या बताया कि लाइट कैसी वेव है? भाई लाइट मैकेनिकल वेव है और लाइट का जो नेचर है वो लॉन्गिट्यूडनल है। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है जब लाइट किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो मीडियम के पार्टिकल उसके चलने के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन के दोनों ओर, ठीक है जी। तो ये दोनों ही बातें गलत थी, सही नहीं थी। मैकेनिकल वेव का जो एजम्पशन था, लाइट एक मैकेनिकल वेव मतलब लाइट को मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो लोगों ने हाइगेन से पूछा कि सन से जो लाइट आ रही है अर्थ तक, वहां तो कोई मीडियम नहीं है सन और अर्थ के बीच में, तो फिर लाइट मैकेनिकल वेव कैसे हुई जबकि सन से अर्थ तक पहुंच रही है लाइट? तो इन्होंने एक हाइपोथेटिकल मीडियम जिसका नाम ईथर है ऐसा बताया कि भैया पूरे यूनिवर्स में एक हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर फैला हुआ है जिसमें लाइट वेव ट्रेवल करती है, या कोई भी वेव ट्रेवल करती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में है, जिसको अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। उस टाइम पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में लोग नहीं जानते थे, तो उन्होंने बताया लाइट क्या है? मैकेनिकल वेव है। हाइगेन्स साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा भाई लाइट मैकेनिकल वेव है और उसके लिए जो मीडियम रिक्वायर्ड है वो ईथर है, यूनिवर्स में फैला हुआ है, बहुत लाइट मीडियम है, बहुत हल्का है, इसलिए आप उसे डिटेक्ट नहीं कर पाते और उसका नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। फिर कुछ साल बीते और उसके बाद यह बताया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है भाई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जब डिस्कवरी कर ली लोगों ने, बता दिया कि भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एक टाइप की वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती और उसका नेचर ट्रांसवर्स होता है, तो इनकी दोनों बातें क्या हो गई? गलत हो गई। दोनों बातें जिन्होंने बताई थी लाइट के बारे में वो गलत साबित हो गई समय के साथ। तो फिर बाद में क्या चला पता हमें? अभी पोलराइजेशन डेफिनेशन लिख रहा हूं, मैं आपको केवल बेसिक बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है। ये तो एक टॉपिक है जो आज हम कवर करने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो लाइट क्या बताया गया भाई कि लाइट जो है इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, और लाइट वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट का जो नेचर है वो ट्रांसवर्स वेव है। लाइट कैसी है भाई? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव कहने से क्या मतलब है? जैसे कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कि वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है, वेव प्रोपेगेशन मान लीजिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखिए, पार्टिकल चूंकि इसको रिक्वायर ही नहीं है मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट तो होती नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, तो आप मानो स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वहां कौन ऑसिलेट कर रहा है जिसको हम ट्रांसवर्स वेव कह रहे हैं? पार्टिकल तो वहां पर है नहीं। ट्रांसवर्स वेव में हमने ऐसे पढ़ा कि जो पार्टिकल है
वो वेव के चलने के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तो मीडियम रिक्वायर्ड ही नहीं है, जो मीडियम ही रिक्वायर्ड नहीं है तो पार्टिकल फिर ऑसिलेशन क्यों करेंगे स्पेस में? तो स्पेस में क्या ऑसिलेट कर रहा है, इसको हमने ट्रांसवर्स वेव कह दिया। तो वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड करती है ऑसिलेट और मैग्नेटिक फील्ड करती है ऑसिलेट। कौन कौन करता है भाई ऑसिलेट? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, और ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड करती है, मान लीजिए इस पे y पे, ये कर रही है z पे, डायरेक्शन चल रही है, इस डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन है वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इन नेचर में। और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होते हैं इस वेव के, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसवर्स बोलते हैं नेचर में। तो यहां पर जो ऑसिलेशन हो रहा है वो पार्टिकल्स का ना होकर किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड करती है ऑसिलेट, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू आती है, फिर जीरो आती है, फिर अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फिर जीरो होती है। लेकिन जिस डायरेक्शन में ऑसिलेट करते हैं वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं इन नेचर में, ठीक है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी बातें थी लाइट के बारे में। अब देखिए आगे की कहानी। अनपोलराइज्ड लाइट क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट, ये क्या होती है? तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होते हैं इसके लाइट के, वो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करते हैं? मोशन करते हैं। वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। और मैं आपको बता दूं, जो देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ऑप्टिकल फिनोमिनाज होती हैं, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से होती हैं। आंखें जो हमारी देख पाती हैं उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम मोस्टली बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो ऑप्टिकल फिनोमिना होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होती है, इसलिए हम सारी बातें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो एम्पलीट्यूड है अगर वो ज्यादा होगा तो इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, ज्यादा ब्राइटनेस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है उसका एम्पलीट्यूड कम होगा तो इंटेंसिटी कम होगी और ब्राइटनेस भी कम हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो अनपोलराइज्ड लाइट या ऑर्डिनरी लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के ऑसिलेशन होते हैं वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। अब मान लीजिए एक प्लेन है हमारे पास, ये एक प्लेन है, और वेव जो है इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रही है प्रोपेगेट, ये वेव प्रोपेगेशन है मान लीजिए। वेव प्रोपेगेशन है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो ऑसिलेट कर रहा है आपका ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे, इस प्लेन में कर रहा है ये ऑसिलेट। तिरछा कर देता हूं वरना इसी डायरेक्शन में समझ जाएंगे बहुत सारे बच्चे। तो वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी में ऑसिलेशन कर सकता है, सभी परपेंडिकुलर है। अब ध्यान से देखो, ये मान लीजिए इस तरह का प्लेन है, ये जो प्लेन मैंने बनाया है, ठीक है भाई, इमेजिन किए ऐसा, इमेजिन करिए ऐसा प्लेन है, सॉरी, ये इस तरह का प्लेन है और लाइट इस डायरेक्शन में आगे की ओर ट्रेवल कर रही है। तो इस प्लेन में ऐसे भी हो सकता है वाइब्रेशन, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इसको और बढ़िया तरह समझना है तो मान लीजिए आपके पास जो लाइट है वो जेड एक्सिस पे मूव कर रही है, इस व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है। लाइट जो है वो क्या कर रही है, लाइट व्हाइट बोर्ड से बाहर की तरफ निकल रही है। तो व्हाइट बोर्ड में जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है सभी में ऑसिलेशन
हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। और लाइट कहाँ है, लाइट आपकी जेट बाहर की ओर निकल रही है। लाइट प्रोपेगेशन, मान लीजिए पेन लाइट है, ये जो मार्कर मैंने बनाया ये लाइट है, इस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है, तो वाइब्रेशन ऐसे भी 90 बना रहे हैं। देखिए ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, सब 90 है। तो हमारा जो एक प्लेन जो परपेंडिकुलर है वेव प्रोपेगेशन के, उस प्लेन में सिमेट्रिकली किसी भी डायरेक्शन में अगर ऑसिलेट करती है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उस लाइट को हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। एक ऐसी लाइट जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का जो ऑसिलेशन है वो सिमेट्रिकल है सभी ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में, किसमें, एक प्लेन में, जो प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर किसके है, वेव प्रोपेगेशन के। तो इस प्रकार की लाइट को हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट, जैसे मैंने अभी बना दी दो फिगर। क्लियर है भाई? तो इसको मैं लिखता हूं डेफिनेशन, इन अनपोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अच्छा, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की बात कर रहा हूं, मैंने आपको बता दिया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी ऑप्टिकल फिनोमेना हम देखते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें दिखाई पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की वजह से, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की ही हम बात करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की बात नहीं करेंगे। इन अनपोलराइज्ड लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट्स symmetrically in all possible direction in a plane perpendicular to वेव प्रोपेगेशन। वेव प्रोपेगेशन, और जो मैंने दोनों फिगर बना दिया इनको आप बना सकते हो, ठीक है। एक तो ये वाला फिगर बना लो जिसमें जेड एक्सिस पर वेव ट्रेवल कर रही है ना, और यहां पर वेव आपके एक्स एक्सिस पर ट्रेवल कर रही है। कुछ इस तरह से, और जो वाइब्रेशन है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन में है परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। इस तरह से क्लियर है भाई? और वे का डायरेक्शन चाहो तो आप बना सकते हो, लाइक दिस। तो इसको हम क्या बोलते हैं भाई? अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट या फिर ऑर्डिनरी लाइट, जो मैंने डेफिनेशन आपकी लिखी है। इस तरह से आप फिगर बना लो। नॉर्मली जब हम बुक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो इस तरह का प्लेन नहीं दिखाएंगे, उसमें हम इस तरह से करते हैं रिप्रेजेंट। आपने फिगर तो बना लिया होगा, अब देखिए आगे इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको कि मान लीजिए आपकी ये वेव ट्रेवल की डायरेक्शन है, तो वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वो ऐसे भी हो रहे हैं और 90 पर इस तरह से भी हो रहे हैं। इसको हम बोलेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे भाई? अनपोलराइज्ड लाइट। जो वेव है वो मैंने ब्लैक पेन से बना दी है, ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है। और ये वाइब्रेशन है जो रेड पेन से मैंने बना दिए हैं। वाई एक्सिस के अलोंग तो हो ही रहे हैं और अलोंग जेड एक्सिस भी हो रहे हैं, और इसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। जेड और वाई दोनों पे डायरेक्शन है, मतलब सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उतना प्लेन नहीं बनाते फिरेंगे, बार बार जो मैंने बनाया था फिगर, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अनपोलराइज्ड लाइट को। ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड लाइट का।
ठीक है भाई, ये तो हो गया अनपोलराइज्ड लाइट के बारे में बात। तो अब जो हम फिनोमिना पढ़ेंगे वो है पोलराइजेशन। क्या है भाई? पोलराइजेशन। तो अनपोलराइज्ड को पोलराइज्ड लाइट में कैसे कन्वर्ट करेंगे और क्या होती है पोलराइज्ड लाइट, क्या होता है पोलराइजेशन, इन सभी बातों को आप ध्यान से समझोगे। ठीक है भाई। तो हम बात कर लेते हैं पोलराइजेशन की। जैसा कि मैंने कहा था, ऑर्डिनरी या अनपोलराइज्ड लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड के जो ऑसिलेशन होते हैं ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होते हैं परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। ठीक है। पोलराइजेशन वो फिनोमिना है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर रेस्ट्रिक्ट या लिमिट कर दिए जाए कि भैया नहीं, एक ही डायरेक्शन में आपको वाइब्रेट करना है। सभी पॉसिबल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट कर रहे थे, लेकिन किसी ऐसी डिवाइस की हेल्प से हम ये कर पाए, क्या कर पाए कि जो लाइट है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन है वो किसी फिक्स डायरेक्शन में होना शुरू हो जाए। उन पे रेस्ट्रिक्शन लगा दी जाए कि नहीं भैया इसी डायरेक्शन में आपको ऑसिलेट करना है, किसी और डायरेक्शन में आप ऑसिलेट नहीं कर सकते। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं भाई? पोलराइजेशन। तो द फिनोमेना ऑफ restricting or limiting the phenomena of restricting or limiting the vibrations or oscillations of electric field vector of light wave in a particular direction is called polarization of light। पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब इसमें कैसे होते हैं भैया ऑसिलेशन? अब मान लीजिए ये वेव प्रोपेगेशन की डायरेक्शन है, तो ऑसिलेशन आपके सिर्फ इस डायरेक्शन में हो रहे हैं, जेड पे नहीं हो रहे, सिर्फ किस पे हो रहे हैं भैया? वाई पे, बस इन अ फिक्स डायरेक्शन पॉसिबल। लीजिए ये आपकी पोलराइज्ड लाइट है, या फिर वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में चल रही है और ऑसिलेशन हो रहे हैं जेड पर, इस तरह से। ये आपकी क्या है? पोलराइज्ड लाइट है दोनों। ये पोलराइज्ड लाइट के लिए मैंने सिंबल बना दिया। अब जो डिवाइस ये काम करती है उसका नाम हम रखते हैं पोलरॉइड या पोलराइजर। ऐसी कोई डिवाइस जो ये काम करेगी उसे क्या बोलेंगे? पोलरॉइड या पोलराइजर। ठीक है, तो उनके बारे में कर लेते हैं बात। अब छोटी मोटी डेफिनेशन से फटाफट लिखते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करते हैं, तो फिनोमेना होगी पोलराइजेशन। अब हम बात करते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की। प्लेन पोलराइज्ड लाइट और पोलराइज्ड लाइट एक ही बात है, बस नाम होता है इसका, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। In plane polarized light, the vibration or oscillations of electric फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को लाइट वेक्टर भी कहते हैं क्योंकि यही ऑप्टिकल फिनोमेना के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर
आर फिक्स्ड इन ए पर्टिकुलर लाइन, इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन in a plane perpendicular to wave propagation. परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपेगेशन। जैसे मैंने अपनी बनाई थी लाइट्स, वही लाइट्स आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगी। जैसे मान लीजिए ये है आपके पास, ठीक है भाई। ये दोनों क्या है आपके, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। ये डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन है और ये ऑसिलेशन दिखाई जा रही है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के। तो इसे या केवल इसे हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और दोनों कंबाइन हो तो उसको बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, जैसे मैंने पीछे बनाई थी। ठीक है भाई। अब हम बात करते हैं पोलरॉइड या पोलराइजर की। पोलरॉइड या फिर पोलराइजर क्या होता है वो भी समझ लो आप। क्लियर है भाई। तो पोलरॉइड क्या होते हैं, एक तरह की ऑप्टिकल डिवाइस है आपके पास। इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस which is used to produce plain polarized light from unpolarized light। ठीक है। एक्चुअल में लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं क्विनाइन आयोडोसल्फेट। ठीक है। These are long chain molecules, quinine आयोडोसल्फेट। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हैविंग एन ऑप्टिक एक्सिस पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है। और जहां पर हम जो यूज करते हैं वो टर्मोलाइन क्रिस्टल्स, निकोल प्रिज्म, इनका इस्तेमाल करते हैं अनपोलराइज्ड लाइट से प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाने के लिए। तो एक तरह के क्रिस्टल्स हैं, लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, जिनमें क्या होती है कि ऑप्टिक एक्सिस होती है पैरेलल टू ईच अदर, और इनमें से ही लाइट पास होती है। केवल जो वाइब्रेशन है ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल ही पास होते हैं जब इसमें से गुजरती है पोलराइज्ड लाइट। क्लियर है भाई। तो ऐसी डिवाइस को हम बोलते हैं पोलरॉइड्स। तो इनकी डेफिनेशन लिख दो, फिर इनके बारे में की कहानी समझाता हूं मैं किस तरह से है ये। तो टर्मोलाइन क्रिस्टल है, निकोल प्रिज्म है। तो इस तरह से बनाते हैं इनको हम। एक क्रिस्टल दिखाएंगे यहां पर हम, ये क्रिस्टल ले लिया आपने। ठीक है। इसको पोलरॉइड बोलेंगे। ये क्या है भाई, पोलरॉइड है जो पोलराइजेशन का काम करता है। पोलराइजर भी कहते हैं इसको। ठीक है। या फिर पोलराइजर।
देखिए भाई ये क्या करेगा, अब इसमें मान लीजिए जो ऑप्टिक एक्सिस है ना इसकी, वो इस तरह से है, ये इसकी ऑप्टिक एक्सिस है, ये क्या है भाई, ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ऑप्टिकल एक्सिस को आप इस तरह से कंसीडर करो जैसे एक स्लिट है आपके पास, पतली पतली, क्या है भाई, स्लिट है। अब यहां से जब हम गुजारते हैं किसी अनपोलराइज लाइट को, जैसे मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है, तो इसमें वाइब्रेशन ऐसे भी हो रहे हैं और वाइब्रेशन भैया ऐसे भी हो रहे हैं। यह अनपोलराइज लाइट थी, कैसी लाइट थी, अनपोलराइज लाइट, यहां से पास हुई तो इसका हो गया पोलराइजेशन। जैसे मैंने ऑप्टिकल एक्सिस बनाई है इसकी इस तरह के, तो ऑप्टिकल एक्सिस के पैरेलल जो वाइब्रेशन है वो तो इसमें से पास होंगे, और जो भी उसके परपेंडिकुलर है वो रुक जाएंगे। तो ये वाले जो जेड एक्सिस वाले ऑसिलेशन है ये रुक जाएंगे, ठीक है। अभी क्रिस्टल इस तरह से रखा है, जैसे मैंने इसको बनाया है इस तरह से रखा हुआ है, तो क्या तिरछा मान लीजिए, ठीक है, ऐसा, ये जैसा मैंने बनाया वैसा नहीं रखा है, एक्चुअल में इस तरह से रखा है। अब 3D फिगर तो इसका इमेज बन नहीं सकता, तो इस तरह से बना दिया मैंने इसको। ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है और इससे पास होना, हल्का चाहो तो तिरछा बना लो समझने के लिए, ये 2D फिगर नहीं है, 3D फिगर है इसका, ठीक है। एक्चुअल में तिरछा रखा हुआ है, कुछ इस तरह से रखा हुआ है। अब कैसे बना के दिखाऊं मैं आपको, बना तो इसको मैं ऐसे देता हूं, मैं आपको समझा दूंगा 3D कैसे है ये। 1 मिनट रुकिए ना, इसको ऐसे ही बना लो। ये मान लीजिए टर्मिनल क्रिस्टल, यहां से इसको इरेज कर दो, अभी अपने आप 3D फिगर लगना शुरू हो जाएगा। इसकी एक्सिस से पास हो रही लाइट इस तरह से, ये अब ठीक है, कुछ 3D टाइप का लग रहा होगा। ये आपका टर्मिनल क्रिस्टल और ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस जो मैंने बनाई थी बीच में, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है और इसी में से पास होंगे, ठीक है। ये जब इसमें से पास होगी लाइट तो आपकी कुछ इस तरह से वाइब्रेशन निकलेंगे बाहर, केवल ये पैरेलल टू ऑप्टिकल एक्सिस बाहर निकल जाते हैं वाइब्रेशन, और बाकी वाइब्रेशन यहां पे रुक जाएंगे। अब ये लाइट कैसी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। कैसी लाइट है भाई, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर है। तो इस तरह की डिवाइस को हम क्या बोलते हैं, पोलरॉइड या पोलराइजर। पोलरॉइड या पोलराइजर हम इस तरह की डिवाइस को बोल देते हैं, क्लियर है भाई। जब भी इस तरह से मान लो जेड एक्सिस पर अगर होता, ये होती है ऑप्टिकल एक्सिस हमारे पास, जेड एक्सिस पे मान लो ऑप्टिकल एक्सिस है, ये आपका पोलरॉइड इस तरह से रखा हुआ है, इसको हम थोड़ी देर के लिए इमेजिन करते हैं भाई, ये क्या है, जेड एक्सिस है, ऐसे बाहर निकल रहे हैं। अब इसकी ऑप्टिकल एक्सिस किसके अबाउट है, ऑप्टिकल एक्सिस किसके लॉन्ग, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। ऑप्टिकल एक्सिस किसके लॉन्ग है भाई, जेड एक्सिस के लॉन्ग। मान लीजिए आप इस तरह से कि ऑप्टिकल एक्सिस है आपकी और वो भी जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहां से जो आपकी अनपोलराइज्ड लाइट आके टकराएगी इस पोलराइड पे, इस तरह से, यहां से सिर्फ ये वाले वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे जो अलोंग जेड एक्सिस थे। ये आपके हो गई प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्लियर है भाई। ये आपके पोलरॉइड से, ये आपकी होगी फिनोमिना, ठीक है।
समझ आ गई बात? ये पोलरॉइड है आपका, यानी जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके पैरेलल तो वाइब्रेशन बाहर निकल जाते हैं पोलरॉइड में से, लेकिन उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेशन क्या होते हैं, रुक जाते हैं। तो केवल एक वाइब्रेशन आपका निकल आता है, एक वाइब्रेशन आपका रुक जाता है, इस तरह से मान लो आप। क्लियर है भाई? ठीक है, फिगर आपने बना लिया, तो आगे बढ़ते हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, सॉरी प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है, ये भी समझ लो आप। प्लेन ऑफ पोलराइजेशन एंड प्लेन ऑफ ऑसिलेशन दोनों अलग अलग हैं, इनको मैं एक साथ ही समझा रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास एक ऑर्डिनरी लाइट थी, यानी आपकी जो लाइट थी वो क्या थी, उसमें दोनों प्रकार के ऑसिलेशन थे, ये वाई वाले भी और जेड वाले भी। ये एक ऑर्डिनरी लाइट थी, ये जब पास हुई किसी टर्मलिन क्रिस्टल से यानी पोलराइड से, जिसकी ऑप्टिकल एक्सिस मान लीजिए वाई एक्सिस के लॉन्ग है, जिसकी ऑप्टिकल एक्सिस क्या है मान लीजिए वाई एक्सिस के लॉन्ग, उसकी ऑप्टिकल एक्सिस आप मान लीजिए कि वाई एक्सिस के लॉन्ग ऑप्टिकल एक्सिस है भाई इसकी, ठीक है। पोलराइड है हमारा ये। यहां से लाइट बाहर निकली, अब बाहर निकलने के बाद जो पोलराइजेशन बचेंगे, सॉरी जो वाइब्रेशन बचेंगे वो केवल वाई की डायरेक्शन में बचेंगे, जेड वाले जो वाइब्रेशन थे वो गायब हो गए। तो एक ऐसा प्लेन जिनमें अब वाइब्रेशन दिख रहे हैं, तो प्लेन देखिए आपका कौन सा है, ये वाला, एक ऐसा प्लेन जिसमें आपको वाइब्रेशन दिखेंगे, इसको हम बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, प्लेन ऑफ। इस केस में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है, अगर मैं इसको एक्स वाई जेड मान लूं, ये एक्स है, ये जेड है और ये वाई है, इस तरह से हो, तो इस केस में जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन है वो आपका है एक्स वाई प्लेन। कैसा भी? एक्स वाई प्लेन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन और प्लेन ऑफ जो ऑसिलेशन है वो दोनों ही जिस प्लेन में आते हैं उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। और इसके अलावा एक और प्लेन होगा जो आपका एक्स जेड प्लेन होगा, जिसके वाइब्रेशन आपने खत्म कर दिए हैं, जिसके वाइब्रेशन क्या कर दिया आपने, खत्म कर दिए हैं, वो प्लेन कहलाएगा आपका ये जो रेड वाला बना रखा है मैंने, ये क्या है आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। ऐसा प्लेन जिसमें वाइब्रेशन खत्म हो चुके हैं वो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, और इस केस में वो क्या है भाई, एक्स जेड प्लेन है। जो वाइब्रेशन हमने खत्म कर दिया उसको बोलते हैं, जिस प्लेन के वाइब्रेशन हमने खत्म कर दिया उस प्लेन का नाम होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। वहां पर वाइब्रेशन नहीं हो रहे, वाइब्रेशन केवल वाई पे हो रहे हैं, तो वाई को छोड़कर एक्स जेड प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन प्लस ऑसिलेशन जिसमें हो रहे हैं, ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जो दोनों जिस प्लेन में आ जाएंगे उस प्लेन का नाम होगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। जैसे मैंने फिगर बना दिया, ये आपके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है। रेड वाला आपका प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है, जिसके मोशंस अब खत्म कर दिए गए हैं, जो जेड पे हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन भी लिख देता हूं मैं, क्या है इसकी, दोनों की, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन की भी और प्लेन ऑफ पोलराइजेशन की भी। तो द प्लेन within which the plane within which the vibrations of
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर are confined the plane within which the vibrations of electric field vectors are confined is called plane of vibration. जिसमें हो रहे हैं वाइब्रेशन उसको बोलते हैं प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. और द प्लेन perpendicular to plane of vibration and having the direction of propagation is called plane of polarization. ठीक है, जिस प्लेन में वाइब्रेशन खत्म हो गए हैं और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जिस प्लेन में दोनों आती है उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. और जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर के ऑसिलेशन और प्रोपेगेशन की डायरेक्शन दोनों आती है वो आपका हो गया प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. जैसे मैंने फिगर बना दिया, फिगर बना लो, आपको याद रहेगा. ठीक है, चलिए भाई, तो आगे बढ़ चलते हैं. दो लॉ हम पढ़ने वाले हैं, ब्रूस्टर का और मेलस का लॉ. बस चैप्टर फिनिश हो जाएगा. कुछ न्यूमेरिकल्स हम ट्राई करेंगे इस पे. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन. ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में फटाफट देखते हैं क्या है. व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट ऑन ए refracting surface separates two transparent media ठीक है. then reflected light gets partially polarized and at a particular angle of incidence the reflected light is found to completely polarized. This angle of incidence is called angle of polarization और ब्रूस्टर्स एंगल. ये ब्रूस्टर लॉ भी है.
इस हेडिंग का नाम डाल दो ब्रूस्टर्स लॉ। ठीक है। इन दिस केस एक और बात पाई गई थी, वो भी आप ध्यान रखो। इन दिस केस रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड lights are perpendicular to each other। परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये ऐसा पाया गया था। ये मैंने थ्योरी लिख दिया, मैं समझाता हूँ पूरी कहानी क्या है, इसको नोट कर लो एक बार। आप नोट कर लिया तो अब आगे देखो। मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, इसके नीचे एक म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीडियम है और इसके ऊपर मान लीजिए एयर है। क्या है भाई? एयर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। एयर, ग्लास या नीचे वाटर है, कुछ भी ऐसे मान लो आप। ठीक है। तो एक लाइट की रे आई, एक लाइट वेव आई जो कि अनपोलराइज थी इस तरह से। क्या थी भाई? ये अनपोलराइज थी। जब ये टकराई यहां पर आकर, ये हो गया आपका नॉर्मल। यहां पर एक एंगल था जिसका नाम था आईपी, जिसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल। उस एंगल पर क्या पाया गया? जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट। और जो रिफ्लेक्ट होके अंदर आ रही है वो आपकी अभी भी अनपोलराइज्ड है। बस जो रिफ्लेक्ट हो गई थी वो क्या थी भाई? पोलराइज पाई जा रही थी। ठीक है, ऐसा। और इस ये भी पाया गया कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री। रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड वेव के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये जो प्लेन सरफेस है यहाँ पर इस तरह की, हो सकता है इसमें कुछ ऑप्टिकल एक्सिस रही हो इसके प्लेन के पैरेलल। तो जो प्लेन के पैरेलल वाले वाइब्रेशन है, मान लीजिए इस तरह के ऑप्टिकल एक्सिस है, और ऐसे वाइब्रेशन जो हो रहे हैं वो टकरा के वापस लौट जाएंगे, है ना। ये मान लीजिए इस तरह के ऑप्टिकल एक्सिस है, जो ये वाले वाइब्रेशन थे ये टकरा कर वापस लौट गए इस तरह से, और बाकी सब अंदर एंटर कर गए। जो ऑप्टिकल एक्सिस कैसी भी हो, जो वाइब्रेशन आपके तिरछे हो रहे हैं ये तो एंटर कर ही जाएंगे अंदर। भाई ऐसी एक्सिस होगी तब भी तिरछे वाले एंटर कर जाएंगे इसमें से, और ऐसी होगी तब भी इस तरह से एंटर कर जाएंगे। ठीक है, थोड़ा उनका एम्पलीट्यूड कम होगा भले, लेकिन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, यानी ऐसे वाले, मान लीजिए ये प्लेन है आपका ऐसा और एक्सिस आपकी इस तरह से है, ये वाले जो वाइब्रेशन थे जेड वाले वो टकरा के वापस लौट जाएंगे, ऊपर की तरफ चले गए, पोलराइज्ड लाइट हो गई वो। ठीक है, ये 90 पाया गया। यहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। तो फ्रॉम फिगर देखा जाए, फ्रॉम फिगर अगर हम ध्यान से देखें, ये आईपी है तो यहां भी क्या बनेगा भाई? आईपी बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर होता है, तो आईपी हो गया। तो वहां से हमें दिखेगा आईपी प्लस 90 प्लस स्मॉल आर हो गया 180 के बराबर। तो वहां से आपका आ जाएगा आई इज इक्वल टू 90 माइनस आईपी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस पॉइंट का नाम कर लेते हैं पी। बाय स्नेल्स लॉ एट पॉइंट पी, पॉइंट पी पर स्नेल्स लॉ देखा जाए तो यहां पर तो 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 1 इंटू साइन आई पी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू साइन आर, म्यू इंटू साइन आर। साइन आर के प्लेस पे आप क्या लिख दोगे? 90 माइनस आई पी साइन आई पी कॉस आई पी। टेन आई पी किसके बराबर आ जाएगा भाई? यहां से म्यू के बराबर आ जाएगा। ये लीजिए, ये आपका ब्रूस्टर लॉ है। ये क्या है भाई? ब्रूस्टर लॉ। तो इसको देख ले, प्रूफ हो गया। ये क्लियर है?
चलिए भाई, तब आगे देखते हैं क्या कहानी है नेक्स्ट। एक और लॉ बच गया, इसको भी हम आज ही खत्म कर देते हैं, मेलस लॉ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो ब्रूस्टर्स लॉ हो गया, पोलराइजेशन की सारी बातें भी हो गई। अब लास्ट बच गया आपका मेलस लॉ। क्या बच गया भाई? मेलस लॉ। मेलस लॉ व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट, इन्होंने पोलराइज्ड लाइट के बारे में बताया था भाई, ठीक है। व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट passes through a टर्मेलाइन क्रिस्टल, या फिर पोलराइड बोलते हैं ना, पासिंग थ्रू ए पोलराइजर, then intensity of light after passing through polarizer becomes, आई जो इंटेंसिटी है वो ये आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी हम प्रूफ करेंगे। ये आपके पास लॉ है। देखिए क्या कहा गया इसमें। मान लीजिए आपके पास एक टर्मेलाइन क्रिस्टल है जिसकी एक्सिस आपकी कुछ इस तरह से है, ये टर्मेलाइन क्रिस्टल हो गया आपका, क्लियर। इस तरह से यहां से आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही थी, अनपोलराइज नहीं है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट के लिए है। लो ध्यान दें आप, मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात कर रहा हूं। ये कैसी लाइट है? पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है। और इसको हम एनालाइजर बोलते हैं, जिस पोलराइड से गुजरती है, क्योंकि चेक करता है लाइट पोलराइज्ड है भी कि नहीं। तो यहां पर जो आपके पास वाइब्रेशन आएंगे वो तो इसके पैरेलल तो बचेंगे। तो यहां पर जो वाइब्रेशन बचेंगे कुछ इस तरह से बचेंगे, कुछ इस तरह से आपके वाइब्रेशन यहां पे बचेंगे। ये वाइब्रेशंस आपके बच रहे हैं, बाकी इधर वाले क्या हो गए खत्म। तो मान लीजिए ये इंटेंसिटी आपकी आई नॉट है, तो ये जो इंटेंसिटी आएगी ये होगी आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अभी थीटा क्या है? थीटा आपकी जो वाइब्रेशन जिस डायरेक्शन में हो रहे थे और जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके बीच का एंगल है थीटा। ये इस एंगल को क्या बोलते हैं भाई? थीटा बोलते हैं। अब इसका प्रूफ कर लेते हैं, लगे यार भाई प्रूफ में क्या है वो भी देखो आप, ठीक। तो फिगर बनाने डेफिनेशन लिखते हैं, इसके बाद इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ कैसे करना है। जो पोलराइज्ड लाइट है उसकी इंटेंसिटी आपने मान ली है आई नॉट। मान लीजिए जो इसका एम्पलीट्यूड है वो क्या है भैया? ए नॉट है, ठीक। यहां पर जो एम्पलीट्यूड है वो मान लीजिए ए है, और यहां पर जो इंटेंसिटी है वो मान लीजिए आई है। तो अब आप एक बात ध्यान से देखो और समझो भाई, आपके पास जो वाइब्रेशन थे वो कुछ इस डायरेक्शन में थे ऐसे, जिनका एम्पलीट्यूड आप ए मान रहे हो। अगर हम इसको ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग तोड़ देते हैं, कंपोनेंट करते हैं इसका, तो एक कंपोनेंट तो आएगा ऐसा, जो हो जाएगा आपका ए कॉस थीटा, सॉरी ये ए नॉट था ना, तो ए नॉट कॉस थीटा, ये ए नॉट था। और एक आएगा आपका परपेंडिकुलर वाइब्रेशन इस तरह से, ये 90 बनाता हुआ, यह आ जाएगा आपके पास ए नॉट साइन थीटा। एक तो आ गया ए नॉट कॉस थीटा, एक क्या आ गया आपके पास? ए नॉट साइन थीटा। ये ए नॉट साइन थीटा तो ए के बराबर है ना। ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया? ए नॉट कॉस थीटा। ये तो ए है जो वाइब्रेशन बाहर निकल रहा है, जो आपकी एक्सिस थी उसके अलोंग ही तो वाइब्रेशन बाहर निकलेगा। तो यहां जो एंगल बन रहा था वो आपका थीटा था इस जगह पे, इसलिए ए नॉट कॉस थीटा आया। ये आपकी ऑप्टिकल एक्सिस थी, इसके अलोंग जो कंपोनेंट बाहर जाएगा वो ए नॉट कॉस थीटा किसके बराबर होगा भैया? सीधे ए के बराबर होगा, जो मैंने वहां पे लिखा हुआ है। ऑप्टिकल एक्सिस से पास होने के बाद जो एम्पलीट्यूड है
उसका सिर्फ एक कंपोनेंट ही पास हुआ है, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऑप्टिकल एक्सिस की, वो तो रुक गया। तो इस ए नॉट का केवल एक कंपोनेंट पास हुआ है, जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पहले से, क्योंकि यहाँ पर पूरा एम्पलीट्यूड पास नहीं होगा, सिर्फ उसका एक कंपोनेंट ही पास होगा, वो भी जो पैरेलल है किसके, ऑप्टिकल एक्सिस के। एज वी नो आई प्रोपोर्शनल टू होता है ए स्क्वायर, क्या होता है भाई, ए स्क्वायर। तो यहां से क्या आ जाएगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई, सॉरी आई डिवाइडेड बाई आई नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, ए डिवाइडेड बाई ए नॉट का होल स्क्वायर। अगर यहां से देखें ए नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई ए नॉट स्क्वायर आ जाएगा, ए नॉट स्क्वायर से ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये मेलस लॉ है, लेकिन मेलस लॉ किसके लिए वैलिड है, पोलराइज्ड लाइट के लिए। जब भी कोई अनपोलराइज्ड लाइट टकराती है किसी पोलरॉइड से, तो उसकी इंटेंसिटी आधी बचती है। इसको नोट में लिख देता हूं मैं, ठीक है, आप एक नोट को ध्यान रखेंगे। व्हेन unpolarized light incident on a polarizer, then its intensity become half। ठीक है, मतलब अगर हम ध्यान दें तो कुछ इस तरह से, मान लीजिए ये आपका पोलरॉइड है, किसी भी डायरेक्शन आप इसको रख लो, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट में सभी पॉसिबल डायरेक्शन में वाइब्रेशन होते हैं। जी, अनपोलराइज्ड लाइट आपकी इस तरह से है, मान लीजिए यहां से जो इंटेंसिटी बाहर निकलती है वो इस तरह से निकल जाती है, और ये हमेशा आधी पाई जाती है किसकी, अनपोलराइज्ड लाइट की। ये आई नॉट बाई 2 हो जाएगा, अगर यहाँ पे आई नॉट था तो। ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये पोलराइज्ड है आपकी। और पोलराइज्ड लाइट को अगर हम किसी पोलरॉइड से गुजारेंगे तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको ये लगाना है, वो भी इस इंटेंसिटी के लिए जो यहां पर होगी उसका cos स्क्वायर थीटा टाइम्स बचेगी आगे वाली इंटेंसिटी, अगर थीटा एंगल बनता है अगले वाले पोलराइजर से इस वाइब्रेशन की डायरेक्शन से। ठीक है, अनपोलराइज्ड लाइट तो हमेशा आधी बचती है, हमेशा आधी बचती है, इसके लिए कोई लॉ नहीं है, ये इसी से कर सकते हो आप। अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा वो आ जाएगा आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और जो वाइब्रेशन थे यहाँ पर सभी और पॉसिबल डायरेक्शन में थे, कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू में यहाँ पे लगा देंगे जो कि 1/2 के बराबर होती है। ठीक है, आधे वाइब्रेशन लोगे आप, इस तरह से भी समझ सकते हो इसको। तो ये पूरी कहानी थी इसकी मेलस लॉ की। क्लियर है भाई? यहां पर एक कर्व चाहो तो आप बना सकते हो इंटेंसिटी और एंगल के बीच। इंटेंसिटी कर्व बस खत्म हो जाएगा आपका ये इंटेंसिटी कर्व। वो हम जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं जो इंटेंसिटी आई, पोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइज्ड लाइट जब किसी पोलराइजर से गुजरती है तो उसकी इंटेंसिटी इसके बराबर हो जाती है, हमें पता है। और जो ग्राफ उसका बनता है वो कॉस स्क्वायर थीटा का ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर आपका आई नॉट आप ले लो इस जगह पे, तो ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ होता है, नीचे तरफ नहीं आता क्योंकि इसमें माइनस वैल्यूज नहीं मिलती। जो माइनस वाली वैल्यूज हम लेते थे कॉस में, उसको प्लस में कर दीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ पर जो एंगल होगा वो 90 डिग्री, यहाँ पर जो होगा वो 180 डिग्री, यहाँ पर जो होगा वो 270 डिग्री, इस तरह से 360 डिग्री, ये 0 डिग्री। ऐसे ये ग्राफ आपका आगे की तरफ बढ़ेगा। ये इसके लिए था, अपने पास जो क्रिस्टल था उसकी एक्सिस,
पास हो रही है और यहां पर वाइब्रेशन आपके इस तरह से हो रहे थे। सॉरी, ये पोलराइज थे, अनपोलराइज नहीं थी, ठीक है। ये पोलराइज्ड है राइट, बस यहां से वाइब्रेशन बचेंगे और तिरछे बचेंगे इस तरह से। ये इंटेंसिटी आई है और यहाँ पर इंटेंसिटी आपकी आई नॉट थी, तो आई इज इक्वल टू आता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बस ये ग्राफ हो गया। ये पूरी कहानी थी पोलराइजेशन पे। चूंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी इस वीडियो लेक्चर का, तो जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करूंगा। न्यूमेरिकल्स आपके डिफ्रैक्शन के और पोलराइजेशन के दोनों के मैं एक साथ कवर करूंगा एक ही वीडियो लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।